Hello everyone, today we are going to take some MCQ based on the electric potential. First one is, which of the following statement is true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. बी ऑप्शन potential at a point is the work done per unit charge in bringing a charge from any point to infinity. सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. डी ऑप्शन है पोटेंशियल इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क. As we know that electrostatic force is conservative force because in this case work done on charge is independent of the path taken. क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या जो वर्क डन होता है चार्ज के ऊपर वो इंडिपेंडेंट होता है, जो कि वो चार्ज पार्टिकल पाथ जिस पाथ को वो फॉलो करता है. सेकंड ऑप्शन थी हमारे पास पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इन्फिनिटी. तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जो वर्क डन होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल वो क्या होता है हमारे पास जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं. ठीक है. थर्ड वन जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव, तो नॉन कंजर्वेटिव नहीं होती है, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगी. और फोर्थ वन है पोटेंशियल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क, ये भी गलत है क्योंकि जो पोटेंशियल होता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ वर्क अपॉन चार्ज. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स. क्वेश्चन नंबर 2, 1 वोल्ट इज़ इक्विवेलेंट टू, मतलब 1 वोल्ट किसके बराबर होता है. यहाँ पे जो 1 वोल्ट है उसके लिए यूनिट्स दिए गए हैं. तो ए ऑप्शन है न्यूटन पर सेकंड, बी ऑप्शन न्यूटन पर कूलम, सी ऑप्शन जूल पर कूलम, डी ऑप्शन जूल पर सेकंड. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ 1 वोल्ट in SI system. Explanation: as we know that potential, electric potential, it is the ratio of work upon charge, and electric potential is represented by V and work done by W and charge by Q. As we know that in SI system the unit of electric potential is volt and work done is joule and charge is coulomb. जैसा कि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है, और इन एसआई सिस्टम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट वोल्ट होते हैं, वर्क डन के जूल और चार्ज के कूलम. तो 1 वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा 1 जूल ओवर 1 कूलम. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर यूनिट कूलम. क्वेश्चन नंबर 3, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू ए पॉइंट एट एक्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डब्ल्यू, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज. जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो कि फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज क्यू से एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसके लिए हमें वर्क डन डब्ल्यू करना पड़ता है. देन तब हमारे पास जो पोटेंशियल होगा एट दैट पॉइंट वो किसके बराबर होगा, वो भी डब्ल्यू ही होगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज डब्ल्यू. Question 4, consider a uniform electric field in z direction. The potential is a constant. A option for any x for a given z, B option for any y for a given z, C option on the plane xy for a given z, D option all of these. Question में given है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस है, तो जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा किस डायरेक्शन में. तो उसके लिए हम देखते हैं
as the electric field in the z direction is uniform, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इन एक्स वाई प्लेन, तब आपके पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा. हैज़ द पोटेंशियल फॉर गिवन जेड इज कांस्टेंट ऑन एक्स वाई प्लेन फॉर एनी एक्स in this plane and for any y in this plane, so all are correct. So D option is the correct options, all of these. Question number 5, equipotential surface A option are closer in region of large electric field compared to region of lower electric field. B option will be more crowded near sharp edges of a conductor. C option will always be equally spaced. D options are both A and B are correct. Equipotential surface means ऐसा सरफेस जहाँ पे एवरी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहे. जैसा कि हम जानते हैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्लोज होता है अगर वहाँ पे उस रीजन में लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो इन कंपैरिजन ऑफ रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड. और साथ में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो आपके विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस ऑफ ए कंडक्टर. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, ऐसा रीजन जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो. ए ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है. और बी ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वहाँ पे क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो होगी. सी ऑप्शन है देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, वहाँ पे उस रीजन में कोई चार्ज नहीं होगा. डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. एज वी नो दैट इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन मीन्स अगर कोई रीजन है वहाँ पे आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी. और साथ में देयर कैन बी वहाँ पे नो चार्ज इनसाइड द रीजन. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शंस. बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7, अ टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लोअर potential point to a higher potential point. The potential energy of test charge will A option remain the same, B increases, C decreases, D become zero. अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पॉइंट तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी टेस्ट चार्ज की वो सेम रहेगी या इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी या ज़ीरो होगी. जैसा कि हम जानते हैं जो एनर्जी होगी हायर पोटेंशियल के ऊपर ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ लो पोटेंशियल. सो जब हम टेस्ट चार्ज को मूव करवाएंगे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी. बिकॉज जब हम किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है और वर्क डन किस तरह होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हेन वी कैन प्लेस अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल then its potential energy will increase. Question number 8, an electric dipole of moment P is placed in a uniform electric field E. Then जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जिसकी मोमेंट P है प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में तो उसके ऊपर क्या होता है जो टॉर्क एक्ट करती है वो किसके बराबर होती है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर एंड द रिजल्ट फोर्स ऑन द डाइपोल इज ज़ीरो. और जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी किसके ऊपर डाइपोल के ऊपर वो ज़ीरो होती है. सो इन दिस क्वेश्चन बी ऑप्शन इज करेक्ट. हियर फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए कंडक्टर हैज़ ए पोटेंशियल V is not equal to 0 and there are no charges anywhere else outside, then अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है और
उसमें जो कंडक्टर है उसके आउटसाइड ही चार्ज है और कहीं पे चार्ज नहीं है। तो ए ऑप्शन दी गई है, देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। तो वहाँ पे जो इनसाइड पे तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, आउटसाइड द सरफेस होगा। ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन है, देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सी ऑप्शन है, देयर मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द सरफेस। वहाँ पे ओनली चार्ज कहाँ पे होगा? सरफेस के ऊपर होगा। ठीक है, सो हेयर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। There must be charge only on the surface if a conductor has a potential which is not equal to 0 and there are no charge anywhere else outside. Question 10. Which of the following statement is false for a perfect conductor? A option है, the surface of the conductor is an equipotential surface. तो ये भी आपके पास ऑप्शन सही है, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन बी, the electric field just outside the surface of a conductor is perpendicular to the surface. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटसाइड द सरफेस वो परपेंडिकुलर ही होती है किसके? टू द सरफेस। थर्ड सी ऑप्शन है, द चार्ज कैरिड बाय ए कंडक्टर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो चार्ज जो है कोई भी कंडक्टर जो कैरी करता है वो ऑलवेज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो डी जो ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगी क्योंकि जो ये तीनों स्टेटमेंट है ए और बी सी वो कंडक्टर जो है सेटिस्फाई करता है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज ए ऑप्शन 0, बी इनफाइनाइट, सी 1, डी 10। क्वेश्चन में गिवन है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेटल का वो क्या 0 होता है, इनफाइनाइट होता है, 1 होता है या 10 होता है। एज वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज इनफाइनाइट, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसा कि हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेटल का वो इनफाइनाइट होता है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 12, when air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance, A option, increases K time, B remains unchanged, C decreases K times, D increases K inverse time. In air the force of attraction between two charges is, उसको हम एफ ए के साथ लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जब दो चार्जेस के बीच हमारे पास एयर होगी और उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज एफ डी इज इक्वल टू 1/4 पाई K epsilon naught Q1 Q2 over R square. This is equal to FA over K. So the force decreases K time. जब दो चार्जेस के बीच हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे जिसका कांस्टेंट K है तो हमारे पास जो फोर्स हो जाएगी इन डायलेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू एफ ए ओवर K। सो द फोर्स डिक्रीजेज K टाइम्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीजेज K टाइम। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डिक्रीजेज K टाइम्स।